15 दिन के अंदर बहन की शादी, उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर कर गए और फिर जो दोस्त सबसे ज़्यादा खास दोस्त था वो दोस्त भी नहीं है। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे करना क्या है, मैं करूँगा क्या। तो मुझे ये पता था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे कुछ और करना होगा। यानी कि उस टाइम तक मेरे पास 7 लाख रुपए तक का कर्जा आ गया था टोटल। तो गाजीपुर में हमने एक नया ठेला स्टार्ट किया जिसका नाम रखा हमने नॉनवेज पॉइंट और नॉनवेज का स्टार्ट किया और फिर से वहाँ मुझे एक झटका लगा। नमस्कार, मैं उद्भव श्रीवास्तव हूँ और मैं गाजीपुर के एक छोटे से गांव गौसपुर से आया हूँ और मैं हनी कालिका ढाबा का फाउंडर हूँ। फिलहाल मेरा 2 रेस्टोरेंट चल रहा है और ये जर्नी इतना आसान नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त से अब तक में बहुत सारे चैलेंज आए जिसको धीरे-धीरे फाइट करके और मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं एक लोअर मिडिल फैमिली से आता हूँ। मेरे घर में पापा, मम्मी, छोटा भाई, 2 बहन हैं। मेरी पढ़ाई वहीं से हुई और सब कुछ सही चल रहा था। मुझे मेरे लाइफ का पहला झटका तब लगा जब मैं 12th में था। 12th का जब एग्ज़ाम था उस टाइम मेरे पापा को मेजर हार्ट अटैक आया और मेजर हार्ट अटैक आने की वजह से लोअर मिडिल फैमिली की वजह से हम लोग के पास इतना जमा पूंजी नहीं रहता है कि जब अचानक से कोई बीमार पड़ जाए तो 2 4-5 लाख रुपए हम लोग के पास हो। जो थोड़ा बहुत अमाउंट था वो लगने के बाद पापा के बीमारी में जब पापा को मेजर हार्ट अटैक आया तो मतलब 2 लाख रुपए का कर्ज हम लोग के ऊपर आ गया और वो 2 लाख का कर्ज ऐसा लगता था, इतना बर्डन हो गया था कि पापा को तो मेजर हार्ट अटैक आ गया था। मुझे लगता था कि उसके वजह से भी और परेशानी आया। तो वो मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मुझे ये पता था कि मैं पढ़ाई के हिसाब से कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे कुछ और करना होगा। मुझे बनना तो वकील था क्योंकि मेरे चाचा वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे, तो मैं चाचा को देखता था, तो मुझे लगता था कि मुझे वकील बनना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करने की वजह से मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए मैं जानता था कि मैं वकील नहीं बन पाऊँगा। तो मुझे कुछ रेस्टोरेंट या मुझे खाने का बहुत शौक था और मैं रेस्टोरेंट देखता था ना, तो मुझे लगता था आज नहीं कल मुझे कभी न कभी फूड बिज़नेस करना है। तो मैंने ये आइडिया अपने एक दोस्त को बताया कि गाँव में एक छोटा-सा हमारा प्लॉट है, तो अगर हम वहाँ पे एक छोटा-सा फ़ास्ट फ़ूड कॉर्नर डालते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ भी मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसके साथ भी कुछ चैलेंज चल रहे थे उसके घर में। तो मैंने और उसने मिल के सोचा कि हम लोग एक छोटा-सा फ़ास्ट फ़ूड कॉर्नर चलाते हैं। पैसे तो थे नहीं और मम्मी के जो गोल्ड थे, वो मम्मी ने बेच दिया थोड़ा बहुत और पापा का जो बीमार जब पापा थे, उस टाइम का सारा कर्ज हमने भर दिया था। मैं किस मुँह से पैसा भी नहीं माँग सकता था घर से और दीदी बड़ी थी मुझसे, तो पापा बीमार चल रहे थे, तो पापा के मन में एक आया कि नहीं, दी की शादी कर लेते हैं। तो जो हमारा गाँव पे एक खेत था जो बिक गया और खेत बिकने के बाद दीदी के शादी के लिए पैसा रख दिया गया था और दीदी की शादी थी नवंबर में और ये जब खेत बिका था उस टाइम चल रहा था जुलाई। तो जुलाई के टाइम में दीदी के शादी के पैसे में से मैंने 1 लाख रुपया निकाल लिया था और निकाल के और मेरे दोस्त ने 1 लाख रुपया दिया था। हम दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। छोटा-सा रेस्टोरेंट था, 16 लोगों का सीटर था और रेस्टोरेंट का नाम हम देसी जायका रखते हैं। रेस्टोरेंट शुरुआती में ठीक नहीं चल रहा था। पहले तो बनाने में हम लोग को 2-3 महीना लग गया, अक्टूबर का महीना आ गया। तो अक्टूबर में 1 महीना तो रेस्टोरेंट चला, तब तक मेरी बहन की शादी आ गई और शादी के टाइम में ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, सारा काम मुझे ही करना था, पापा बहुत बीमार चल रहे थे। तो पापा को कुछ करना नहीं था, सब कुछ अरेंजमेंट मुझे ही करना था। दीदी की शादी का अरेंजमेंट मैंने सारा सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। दीदी से मुझे बहुत प्यार था, मुझे ये लगता था कि मुझे मेरी दीदी के साथ दहेज में जाना है, मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता था। दीदी की शादी हो जाएगी, दीदी चली जाएगी, तो ये चीज़ें मेरे अंदर पहले से मैं बड़ा डिप्रेशन में रहता था कि मैं अपनी बहन के बिना रहूँगा कैसे? दीदी की शादी का दिन आया, शादी भी हो गया। फिर शादी के दूसरे दिन पापा मुझे बैठाएँ और मेरा और मेरे पापा का कभी बैठना एक साथ नहीं हुआ। मतलब बचपन से लेके आज तक दीदी की शादी तक मैं कभी साथ नहीं बैठा था, क्योंकि जब मैं और मेरे पापा साथ बैठते थे, तो पापा मुझसे गुस्सा आ जाते थे किसी न किसी बात से। मेरा मार खाना तय था। मैं बदमाश भी था, कुछ-कुछ करता था, ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के, मतलब पापा से मेरा बनता नहीं था। उस दिन पहली बार पापा मुझसे ये बोले कि राहुल, तुम बड़े हो गए हो और तुम अब सँभाल लोगे सब कुछ। तो वो जब सिचुएशन आया, जब पापा बोले, तुम, मतलब उनका पहली बार ऐसा था जब पापा मुझसे इतने प्यार से बात किए हों। पापा का वो लफ्ज़ आज भी मुझे नहीं भूलता है और मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन वही था। मेरे पास ये था कि मुझे पापा से गले लगना था, लेकिन हिम्मत नहीं थी शायद। होता है ना कि कभी भी एक बेटा बोल नहीं पाता है अपने बाप से कि मुझे आपसे गले लगना है या मैं आपसे प्यार करता हूँ। उस दिन पहली बार मेरा प्यार जग गया था पापा के लिए।
फिर मैं वहाँ से रेस्टोरेंट पे चला गया क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रहा था। खुशी भी मुझसे फेस नहीं हो पा रहा था और शायद वही मेरी गलती थी। मैं जब वहाँ से रेस्टोरेंट चला गया और जब रेस्टोरेंट पहुँचा तो फिर मुझे कॉल आया मेरे पापा का। और जब मेरे पापा का कॉल आया ना तो होता है ना कि हम फ़ील कर जाते हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें फ़ील होने लगती हैं। तो वो कॉल देख के मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि अभी तो पापा से बात हुई है, पापा इतने खुश थे, फिर कॉल क्यों कर रहे हैं? तो वो आज का टाइम है और वो 2017 का टाइम था, वो लास्ट टाइम मेरा कॉल बजा होगा। क्योंकि उसके बाद से मेरे मन में इतना डर बैठ गया है, मेरा जब भी फ़ोन बजता है ना तो मुझे वो पल याद आ जाता है। मैंने कॉल पिक किया और बोला हाँ, बोलिए पापा, तो पापा कहे कि बेटा थोड़ा आ जाओ जल्दी घर। और उनके वर्ड में वो लड़खड़ाहट थी कि मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं मतलब स्कूटी का चाबी मुझे मैं थोड़ा-सा भुलक्कड़ टाइप का हूँ, तो स्कूटी की चाबी मैंने काउंटर पे रखा, मिला नहीं। मैं दौड़ के वापस घर, मेरे रेस्टोरेंट से और घर की दूरी 1 किलोमीटर होगा। मैं दौड़ते हुए गया और जब घर पहुँचा तो पापा एक्सपायर कर चुके थे। और वो वर्ड ऐसा था, मतलब मुझे लग रहा था कि जो दिन मेरे लिए बेस्ट दिन था, वो दिन मेरे लिए सबसे खराब दिन में बदल गया। मैं अपना मतलब मुझे जो बात करना था पापा से, बताना था, वो मैं कभी नहीं बता पाऊँगा। अब कंडीशन ये था कि जिस बहन से बहुत प्यार था वो अभी विदाई हुई थी, उसके 2 दिन बाद पापा एक्सपायर कर गए। मतलब अभी तो मेरी ट्रेनिंग बनी भी नहीं थी पापा से और पापा एक्सपायर कर गए। अब मतलब ना मैं बोल पा रहा था कुछ, क्योंकि मुझसे छोटा भाई, मुझसे बड़ी एक बहन थी और मम्मी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था होगा क्या? यहाँ तक कि मेरे पास उस टाइम इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपने पापा का डेड बॉडी, मतलब वो लकड़ी-वकड़ी दाह संस्कार का काम कर पाऊँ। तो वो हमने जिसे ज़मीन बेचा था, उसे मैंने कॉल किया और मैंने बताया कि पापा एक्सपायर कर गए हैं और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। ख़ैर उसने तुरंत मुझे 50,000 रुपया भेजा किसी बंदे से। पापा का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद फिर मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे करना क्या है? मैं करूँगा क्या? अब ऑप्शन नहीं था मेरे पास। रेस्टोरेंट भी लॉस में ही जा रहा था, रेस्टोरेंट खुल तो गया था और लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था। पापा की तेरहवीं का दिन आता है, तो मेरा जो पार्टनर था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त। मतलब अगर मेरी बहन के बाद कोई आता था मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता था, तो वो मेरा वो दोस्त था, जिसे मैं सब कुछ बताता था। तो वो उसके साथ भी जो भी सिचुएशन था, वो भी परेशान था, तो वो आके मुझसे कहता है कि भाई, मैं अब इस रेस्टोरेंट को चला नहीं पाऊँगा, लॉस झेल नहीं पाऊँगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं जो होगा। वो भी साथ छोड़ दिया। अब मेरे साथ हुआ ये कि एक 15 दिन के अंदर बहन की शादी, उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पापा एक्सपायर कर गए और फिर जो दोस्त सबसे ज़्यादा ख़ास दोस्त था, वो दोस्त भी नहीं है। जब एक साथ 15 दिन में मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। अभी ढाबा खुले भी 3-4 महीने हुए थे, लॉस बहुत ज़्यादा ढाबे में हो गया था। ढाबा खोलते वक़्त भी सिर्फ़ हम लोग के पास 1 लाख, मेरे पास 1 लाख, उसके पास था और ढाबा खोलने के लिए हमने कर्ज़ भी लिया था अपने दोस्तों से। जैसे एक शुभम मेरा दोस्त था, उस बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान उसने दिया था। तो उसका भी सारा कर्ज़ मेरे ही ऊपर आ गया। पापा एक्सपायर किए, उसका भी कर्ज़। बहन की शादी में गोल्ड खरीदे थे हम लोग, उसका भी कर्ज़ मेरे ऊपर था। यानी कि उस टाइम तक मेरे पास 7 लाख रुपए तक का कर्ज़ आ गया था टोटल। और रेस्टोरेंट, जब मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप तोड़ा तो वो वहाँ का सारा फर्नीचर लेके चला गया, वो अपने हिस्से में, क्योंकि फर्नीचर भी उसने ही दिया था। तो अब मेरे पास रेस्टोरेंट चलाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं चला सकता था और अब ऑप्शन कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम मेरे लिए एक एंजल बन के आया, मेरे ही रेस्टोरेंट का एक वर्कर था, जो मुझे बहुत हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। वो खाना बनाता था, जितेंद्र। लेकिन वो बन के आया था एक वर्कर और धीरे-धीरे वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया था। तो जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, रेस्टोरेंट नहीं चला पाएँगे, कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं, क्योंकि ये गाँव एरिया में था, एनएच पे। हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ एक छोटा-सा कुछ कॉर्नर डालते हैं। तो फिर मुझे उसकी बात सही लगी, क्योंकि ऑप्शन भी तो नहीं था मेरे पास कि मैं करूँगा क्या? पढ़ाई में अच्छा था नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं था, 12th पास था उस समय तक मैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम और जितेंद्र स्कूटी लेके जाते हैं गाज़ीपुर। गाज़ीपुर जगह खोजते हैं कि कहाँ हम ठेला, मतलब कुछ काम स्टार्ट करेंगे। तो एक दुकान मिला मुझे, वो उस दुकान पे गए, ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ जाके उनके बगल का दुकान खाली था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शॉप खाली है क्या? तो उन्होंने बताया हाँ।
तो फिर उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने बताया था कि मुझे एक छोटा-सा फास्ट फूड कॉर्नर खोलना है। वो उनका नाम था अजय यादव। मतलब वो मैं उन्हें कभी नहीं जानता था, बट मैंने उन्हें अपनी स्टोरी बताई थी कि हाँ, मेरा रेस्टोरेंट था, बंद हो गया किन्हीं कारणों से। तो उन्हें पता नहीं क्यों मुझ पे बड़ा ट्रस्ट आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी सोच ही रहा था कुछ स्टार्ट करने को, तो एक काम करते हैं, आप मेहनत करिए, मैं पैसा देता हूँ और आप स्टार्ट करिए। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया और जितेंद्र मेरे साथ सेफ था, मैं खुद काम करने वाला था क्योंकि वो खाना बनाता था, मैं उसके हेल्पर के तौर पे मैं तैयार था कि मैं तुम्हारा सारा हेल्प करूँगा। और हमने वहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट किया। तो जो अजय भैया थे, उन्होंने मुझे एक रेंट पे ठेला दिलवाया जिसका रेंट 6,000 रुपया था। तो गाजीपुर में हमने एक नया ठेला स्टार्ट किया जिसका नाम रखा हमने नॉनवेज पॉइंट और नॉनवेज का स्टार्ट किया। तो शुरुआत में ये हुआ कि एक मतलब पहले दिन 2-3 कस्टमर आए और नॉनवेज उन्हें अच्छा लगा, धीरे-धीरे करते-करते कस्टमर आने लगे। मैं खुद ही जा के लोगों से मतलब मैं रिप्रेजेंट करता था खुद को कि हमारे यहाँ ये स्पेशल है, बिरयानी अच्छा बनता है, ऐसे बनता है। मैं लोगों से बात करता था। लोगों को जितेंद्र खाना बनाता था, मैं सर्व करता था। 2 से 3 महीने में मेरा ठेला बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था और मुझे ये चीज़ का संतुष्टि था कि चलो शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने धीरे-धीरे जो छोटे-छोटे कर्ज़ थे रेस्टोरेंट वाला और जैसे बहन के गोल्ड वाला, मैंने धीरे-धीरे इंस्टॉलमेंट में सबको पैसा देना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों का ट्रस्ट फिर मेरे पे आ गया कि ये पैसा भर रहा है। तो लोग मुझे कॉल करना, जो कर्ज़ थे पहले, वो लोग कॉल जब करते थे, तो जब ठेला स्टार्ट होने के बाद मैंने उन्हें पैसा देना स्टार्ट किया, तो उनका ट्रस्ट मुझ पे आने लगा कि ठीक है, ये दे देगा पैसा। और जब ठेला ठीक चलने लगा, तब तक ये टाइमिंग आ गया था मार्च का। मार्च में जब होली का टाइम आता है, उस टाइम तक जिससे हमने ठेला लिया था, अब उसके मन में ये आया कि जब ये इतना अच्छा चला सकता है, तो मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ? और उसने अचानक से आके ये कहा कि आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए, मैं अपना ठेला वापस ले रहा हूँ। और उस टाइम ये भी था कि जब पैसे तो मेरे पास आ रहे थे, बट मैं वो पैसा कर्ज में भरते चला जा रहा था। तो अब मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ठेला का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है कि रोज़ पैसा आता है और रोज़ पैसा खर्च होता है। तो हम जो थोड़ा बहुत पैसा बचाना मैं चाहता था, वो तो मैं कर्ज भर दे रहा था, तो मेरे पास पूँजी कुछ नहीं था उस टाइम तक। और फिर से वहाँ मुझे एक झटका लगा, वो मुझसे ठेला ले लिया अपना। वो दिन था होली वाला, मतलब 1 दिन पहले उसने ठेला लिया। होली वाले दिन में बैठ के बहुत रोया कि अब फिर सब कुछ खत्म। तब मैं टूट के और मैंने अपनी बहन को कॉल किया था कि जिस दीदी की शादी हुई थी, कि दी मैं टूट गया हूँ और मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। और दीदी बहुत रोई और फिर दीदी कही कि तुम आ जाओ मेरे पास बाबू, तुम सब कुछ छोड़ो, तुम बस मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पास ये सिचुएशन था कि मुझे बस ज़िंदगी नहीं चलानी थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी एक बहन थी जिसकी शादी करनी थी, कर्ज भी बहुत कुछ अभी बचा ही हुआ था। तो फिर मैंने दीदी से कहा कि मेरे पास अगर 50,000 रुपया होता, तो मैं अपना फिर से पुराना वाला रेस्टोरेंट, कुर्सी टेबल ला के फिर से नया स्टार्ट करता। तो दी ने कहा कि ठीक है, तुम आओ, मैं देखती हूँ, जीजाजी से बात करती हूँ। दीदी की शादी के ये 2 साल 1.5 साल हो गए थे और मेरी बात कभी मेरे जीजाजी से नहीं हुआ, बट मैं जानता था कि जीजाजी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब दीदी ने मेरा सिचुएशन जीजाजी को बताया, तो जीजाजी बोले कि उसको तुम बुला लो अपने पास, मैं देता हूँ, मैं पैसे देता हूँ उसको बिज़नेस के लिए। जीजाजी के पास मतलब मेरे पास उस समय तक कपड़े भी अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार जाऊँ कैसे ससुराल। जीजाजी ने ही टिकट कटाया था मेरे ट्रेन का। मैं अपनी बहन के पास गया और जब मैं ट्रेन से उतरा था, तो मेरे जीजाजी बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन हैं वहाँ के। तो जीजाजी के साथ मतलब 1-2 लोग और भी आए थे, तो उन लोगों ने ये कहा कि ये आपका साला है, क्योंकि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं थे। नॉर्मल चप्पल मैंने पहना था, हवाई चप्पल। तो जीजाजी को शायद बुरा लगा था कि ये कैसा कपड़ा पहन के आ गया। जब हम घर जीजाजी मुझे लेके गए घर और दीदी से कहे कि इसके पास ये क्यों ऐसा कपड़ा पहन के आया? तो दीदी बोली कि क्या हुआ बाबू ऐसे कपड़े? मैंने दी को बताया कि दी मेरे पास कपड़े तक अच्छे नहीं है, मैं क्या करता? तो जब ये वर्ड मैंने बोला, तो दीदी रोने लगी और जीजाजी को भी फ़ील हुआ कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने जीजाजी से 50,000 माँगे थे और मेरा एक वर्ड था कि जब मेरी बहन शादी करके गई थी, उस टाइम से ही हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हुई। पापा का एक्सपायर होना, रेस्टोरेंट का बंद होना, मेरा इतना ज़्यादा परेशान होना। तो मैंने जीजाजी को बताया कि शायद मेरी बहन गई ना, तो मेरे घर की लक्ष्मी भी चली गई। जीजाजी कहे, "अरे नहीं, तुम अपनी दी को लेके जाओ और तुम अपना रेस्टोरेंट फिर से स्टार्ट करो।" उस 50,000 के बदले में मेरे जीजाजी ने मुझे 60,000 रुपया दिया। फिर मैं मेरी दीदी को घर लेके आया। जितेंद्र भी जहाँ जॉब करता था, वो जितेंद्र मेरे लिए वापस आ गया और फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ।
फिर उस रेस्टोरेंट का नाम मैंने हनी कालिका रखा, क्योंकि वो देसी जायका अगर मैं रेस्टोरेंट का नाम रखता तो मुझे मेरे दोस्त की याद आती जिसने मेरा साथ छोड़ा था। तो इस वजह से मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया। मैंने उस जगह का नाम हनी कालिका रखा और जैसे-तैसे करके मैंने कुछ सामान जीजा जी ने पैसे दिए थे, तो मैंने वहाँ पे पूजा करवाया था। क्योंकि अब मेरा मतलब राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था था, तो मुझे लगा था कि इस बार मैं धर्म के हिसाब से चलूँगा या पहले पूजा करवाऊँगा। तो मेरे जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे बताया कि पूजा-वूजा कराओ, और पंडित जी पूजा कराने में मेरे 30,000 रुपए लग गए। अब मेरे पास बचे सिर्फ़ 30,000 रुपया, उसमें मुझे स्टार्ट करना था रेस्टोरेंट, और मेरे पास ना ही कुर्सी था, ना ही टेबल था, ना ही बर्तन था। तो 10,000 के तो मैंने बर्तन ले लिए, और 10,000 का सामान हमने मँगवा लिया राशन का सारा, और 10,000 ऐसे खर्च हो गए। कुर्सी टेबल अभी तक मेरे पास आया नहीं था। फिर मुझे याद आया अजय भैया का, वो उन्होंने कहा था कि कभी भी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करिएगा। फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि अजय भैया मुझे कुछ ज़रूरत है कुर्सी टेबल-वोबल का। वो एक वर्ड मैंने बताया था, वो बेचारे कुर्सी टेबल अपनी तरफ से मुझे दिए थे। 16 कुर्सी मेरे पास उस समय था, और मेरे रेस्टोरेंट में 16 लोगों के बैठने की जगह हो चुकी थी। एक छोटा-सा स्टील का कॉर्नर जिस पे हम खाना बनाते थे, जितेंद्र खाना बनाता था और मैं सर्व करता था। हमारा मेरा जो रेस्टोरेंट था वो मोहम्मदाबाद का कस्बा है, वहाँ के लोग ही आते थे। वहाँ के लोग आना स्टार्ट किए मेरे रेस्टोरेंट पे, और मैं लोगों को खाना सर्व करता था। वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। ये था कि जब मैं खाना सर्व करता था तो धीरे-धीरे रेस्टोरेंटों पे मतलब मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ होने लगा। अगर एक साथ 16 लोग बैठ जाते थे या 4 टेबल बैठ जाते थे तो मुझे देने में दिक्कत होता था। लोग खुद ब खुद आके मुझसे खाना लेते थे कि आप राहुल भैया आप रहने दीजिए, मैं ले लेता हूँ। लड़के ज़्यादा सपोर्ट करते थे मेरे यहाँ के। जब लड़के आने लगे, सपोर्ट करने लगे, तो ये था पहले दिन का, मुझे आज भी याद है रेस्टोरेंट का सेल 7600 रुपया का हुआ था, 7,600 रुपया। और वो अमाउंट ऐसा था कि पहले दिन 7600 का सेल, मेरे अंदर एक नया उत्साह आया कि यार 7600 का सेल, मतलब पुराना रेस्टोरेंट में भी इतना सेल नहीं हुआ होगा। मैंने ठेला भी चलाया था, फूड वैन, तो उसमें भी इतना नहीं, वो 4000 5000 सेल जाता था उसका। तो 7600 के सेल को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, लगा कि सब कुछ ठीक है। और वो 7600 का सेल महीने के आखिरी में, मतलब 30वां दिन जाते-जाते 20,000 से 25,000 पे पहुँच गया। अब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी कि मुझे, मतलब 2 लोगों में नहीं हो सकता है। तो फिर हमने और भी टीम बुलाएँ, जैसे 2 लड़के और आए, एक वेटर में और एक खाना बनाने में। तो हमारा एक टीम 4 लोगों का टीम हुआ। फिर कुर्सी टेबल की ज़रूरत मुझे और पड़ी, बट मेरे पास अब रोज़ पैसे आते थे। रोज़ मैं सबको पैसे भी देता था, कुछ कर्ज वालों को देता था, कुछ सामान लाता था और कुछ नया-नया मतलब कुर्सी टेबल जो ज़रूरत पड़ता था बढ़ाता था। मेरी छोटी बहन मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। रात को जब हम लोग खा रेस्टोरेंट बंद करते थे तो जो बर्तन होता था ना, हम लोग एक में एक रख के घर लेके जाते थे, क्योंकि मेरे पास उस समय पानी तक का व्यवस्था मेरे रेस्टोरेंट पे नहीं था कि मैं खुद का पानी, मतलब बर्तन धुलने के लिए पानी या तो ढो के लाओ, क्योंकि पिलाने के लिए पानी तो हम लोग लेके आ जाते थे, रख देते थे तो काम चल जाता था। बर्तन धुलने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम स्कूटी पे एक बड़े से डिब्बे में सारे बर्तन को एक में एक सरिया के लेके जाते थे घर। घर पे बहन भी बर्तन धुलती थी, मैं भी धुलता था, मतलब मैं और मेरी दी मिल के बर्तन धुलते थे। सब कुछ करते हैं, बर्तन को वाइप करना, पोंछना, फिर वापस लाके रेस्टोरेंट पे सुबह करना। मतलब ये था कि एक दिन में मुझे 18-18 घंटे तक काम करने पड़ते थे, और मेरे साथ मेरा टीम भी करता था। अब रेस्टोरेंट हम बढ़ा रहे थे और 16 से अब 30 लोगों का जगह हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अब आया कोविड का टाइम, जिसे पूरे देश ने झेला था। अब मुझे ये लगा कि अब मुझे भी झेलना है। रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, मेरा भी रेस्टोरेंट बंद हो गया। 30 दिनों तक तो रेस्टोरेंट सारे बंद रहे, लेकिन जब 30 दिन के बाद फिर कोविड का टाइम बढ़ाया गया तो मैं बड़ा परेशान सा हो गया था कि अब क्या करूँगा? फिर 30 दिनों के बाद जो थोड़ा-थोड़ा चीज़ें खुल गई थी, जैसे ट्रांसपोर्ट खुल गए थे, जो ट्रक-व्रक जाना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन दुकानें अभी भी बंद थीं। कुछ दुकानें राशन वाली खोली जाती थी 2 घंटे 3 घंटे के लिए, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं खुलते थे। मैं वहाँ के कुछ लोगों से मिला परमिशन के लिए, तो फिर मेरे यहाँ के प्रशासन ने मुझे इतना परमिशन दिया कि आप खाना पैक कर दो, पैक करके दे दो, आप बैठा के खाना नहीं खिला सकते हो। ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट निकला कि अभी सारा देश बंद चल रहा है, लेकिन कम से कम मैं खाना पहुँचा तो सकता हूँ। तो मतलब मुझे एक स्कूटी पे सिर्फ जाने का परमिशन मिला था, घर पे खाना पहुँचा सकते हैं आप, वो भी बाकायदे आप ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए। मैं तैयार हो गया कि ठीक है मैं करूँगा। तो मेरे यहाँ के प्रशासन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रशासन ने बताया कि ठीक है तुम्हारी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ एक गाड़ी होम डिलीवरी लिख के तुम चला सकते हो।
वहाँ से फिर मैंने होम डिलीवरी स्टार्ट किया खाने का। मैं घर-घर खाना कोविड में पहुँचाना स्टार्ट किया और वो टाइम मेरे लिए बूस्ट का टाइम निकला। वो मेरे रेस्टोरेंट को बूस्ट किया, क्योंकि अब क्या हुआ था कि वर्कर का लोड फिर कम हो गया मेरे साथ। जब खाना हम पार्सल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, बर्तन धुलना नहीं था, मेहनत करना नहीं था, खाना पहुँचा तो पैक करो पहुँचा दो। वो टाइम एक ऐसा टाइम आया कि फिर मेरे पास धीरे-धीरे पैसे आने लगे और मेरे पास एक अच्छा अमाउंट जुट गया। तो कोविड के बाद जब मेरा खाना जब लोगों को पसंद आने लगा तो इतना ज़्यादा भीड़ आता था, इतना क्राउड आता था कि फिर सँभाले नहीं संभलता था। जहाँ पर मेरे पास 4 वर्कर थे, अब मेरे पास वो 26 वर्कर में चेंज हो गए। जो रोटी बनाने के लिए वर्कर लगते थे, अब मुझे उस रोटी के लिए रोटी मशीन लाना पड़ा। मतलब गाज़ीपुर का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक रोटी मशीन मेरे पास था, जो कि 1 घंटे में 1000 रोटी निकाल दे। फुल्ली ऑटोमेटिक मेरे पास सारा, जो मेरा एक छोटा-सा किचन था, वो वहाँ का सबसे बड़ा लाइव किचन बन गया। मेरे पास सारे मशीन ऐसे-ऐसे थे जो कि अभी बहुत रेस्टोरेंटों में नहीं होंगे। मतलब अब मेरा रेस्टोरेंट जो कि 450 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट था, अब 2700 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट बदल गया। एक साथ में 150 लोगों को बैठा के खाना खिला सकता था। मेरे किचन बेस्ट किचनों में मैंने जब मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ था तो मैंने एक चीज़ समझा था कि रेस्टोरेंट चलता क्यों नहीं है। तब मुझे समझ में आया था कि नहीं, मैं किचन जब भी खोलूँगा तो लाइव खोलूँगा और वही मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ था। कोविड के बाद मैंने अपने किचन को लाइव किचन कर दिया था, जो मेरे यहाँ खाना बनता था लोग सामने देख सकते थे कि हाँ, मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सारा डिस्प्ले कर दिया था। मैं एक-एक मसाले तक को रख देता था कि हाँ, मैं यही मसाला यूज़ करता हूँ, मैं यही ऑयल यूज़ करता हूँ और लोगों को ट्रस्ट मेरे ऊपर था, लोग ट्रस्ट दिखाते थे मुझ पे। तो ये रेस्टोरेंट सेटल हो चुका था। अब मेरे दिमाग में ये आया कि जब मेरा ये रेस्टोरेंट सेटल है तो अब कुछ और करते हैं। अब मुझे रेस्टोरेंट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था, मैं जान चुका था कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद है। तब फिर हमने स्टार्ट किया बनारस में एक नया रेस्टोरेंट। बनारस का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट हमने खोला, जो कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त कृष्णा भैया, उनके साथ पार्टनरशिप में, और आज वो रेस्टोरेंट भी बहुत बेस्ट चलता है। उसका भी नाम हनी कालिका ही है। अब इस समय हमारा 2 रेस्टोरेंट है और साथ में मेरे 2 फूड वैन भी चलते हैं और मैं नॉर्मली 4 से 5 लाख रुपए बहुत अच्छे से महीने का कमा लेता हूँ। और ये सब मेरे यहाँ के लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ, मेरे दोस्तों के सपोर्ट की वजह से हुआ। तो जब मेरे जैसा 12th पास इतना सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भगवान राम का कृपा था और दोस्तों का सहयोग था। मैं जाते जाते थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो स्टॉक को, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कहानी आप तक को बता पाऊँ। मेरे जैसे फेलियर इंसान की कहानी आप तक जा सके कि हाँ, कोई भी कर सकता है, बस जज्बा होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन बार बार हार के भी आप जीत सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ। थैंक यू दोस्तों।